रावतपुर के सिमगा नामक गांव में बबलू रहता था। गांव में बिल्कुल किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में बबलू का ठिहा था। गांव की इकलौती शराब दुकान बबलू के झोपड़ी के नजदीक ही खुली थी। उसके घर के आसपास अक्सर नशे में धूत शराबियों का जमावड़ा हो जाता था। बबलू, वाह बबलू, मैं तेरी खाल नोच लूंगा। क्यों भैया, क्या दुश्मनी है मुझसे तुम्हारी? मेरे को तेरे घर के आगे लगा ये खंबा पसंद नहीं है। मैं बार बार इससे टकरा कर गिर जाता हूँ। लेकिन भाई, ये तो सरकारी खंबा है, मैंने नहीं लगवाया है इसे। ठीक है, जाकर बोल दे सरकार को कि हटा दे इस खंबे को। हाँ ठीक है भाई, अभी तुम जाओ। बबलू को रोज ऐसे ही गुजरते हुए शराबियों की बकबक को बर्दाश्त करना पड़ता था। हर नया शराबी रोज आकर बबलू को उल्टी सीधी बात करके परेशान करने लगा। एक सुबह बबलू के बगिया में खूब सारे बैंगन उगे। बबलू ठहरा अकेला, वो इतने सारे बैंगन को अकेला कहाँ खत्म करे। ये सोचकर वो बैंगन के भरते की दुकान लगाने लगा, उसी शराब दुकान के पास जहाँ से आए शराबी रोज उसे परेशान करते थे। बबलू, ओ बबलू, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा बबलू। अरे अब क्या तकलीफ हुई भाई? यहाँ से तो अभी खंबा भी बहुत दूर है। ये तेरे दुकान के आगे बनी नाली में मैं बार बार गिर जाता हूँ। हटा इस नाली को। अच्छा ठीक है भाई, हटवा दूंगा। लो, पहले ये बैंगन का भरता खाकर बताओ कैसा बना है। शराबी ने हाथ में बबलू का बनाया हुआ बैंगन भरता लिया और खाते हुए लुढ़कते हुए अपने घर चला गया। समय गुजरता जा रहा था। बबलू का बैंगन भरता भी शराबियों के इलाके में सबकी स्वाद पर चढ़ चुका था। लेकिन इस बात के साथ एक अजीब इत्तेफाक हो रहा था। एक बार बैंगन का भरता खाकर वापस गया शराबी उस दुकान पर दोबारा नहीं आया। एक दिन एक बूढ़ी औरत बबलू के पास बैंगन भरता लेने आई। बेटा, ये बैंगन का भरता जरा देना। माता जी, ये बैंगन का भरता तो शराब पीने वाले खरीद ले जाते हैं यहाँ से। आप क्यों आई हैं इसे खरीदने के लिए? बेटा, मैं ये भरता अपने बेटे के लेकर जा रही हूँ। वो एक बहुत बड़ा शराबी था, रोज किसी न किसी झगड़ा करके घर वापस आता था। उसी ने मंगवाया है ये भरता। आपका शराबी बेटा ये भरता क्यों मंगवा रहा है माता जी? बेटा, वो जब से तुम्हारा बैंगन का भरता खाकर वापस घर गया है, तभी से उससे शराब पीने का मन ही नहीं कर रहा। उसकी शराब की सारी तलब खत्म हो गई है। उसे इस जगह के शराब की याद नहीं आई, बल्कि नशे में धुत जब वो तुम्हारा बैंगन भरता खाया था, उसे इस स्वाद की याद आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माता जी, आपका बेटा तो सुधर गया। ये लीजिए बैंगन का भरता। सब तुम्हारे इस जादुई बैंगन के भरते की वजह से हुआ है बेटा। हमेशा खुश रहो। वो औरत अपनी शराबी बेटे के लिए बैंगन का भरता खरीद कर ले जाती है और बैंगन भरता खाने की वजह से उसके बेटे के शराब छूटने की कहानी धीरे धीरे फैलने लगती है। धीरे धीरे बबलू की दुकान पे शराबियों से ज्यादा उनके घर परिवार वाले की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। भैया, बैंगन का भरता देना। आपके यहाँ भी कोई शराब छोड़ा है? हाँ भैया, जादू है आपके इस बैंगन के भरते में। जब से मेरे भाई ने इसे खाया है, दोबारा उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। बस बार बार उसे यही वाला बैंगन का भरता खाने का मन कर रहा है। ठीक है, ले जाइए। और आगे भी जब आपके भाई को मन करेगा भरता खाने का तो आ जाइएगा, ठीक है? बिल्कुल भैया, जरूर। मेरा भाई शराब छोड़ दिया, इससे बढ़कर मेरे घर में दूसरी खुशी है ही नहीं। बबलू के जादुई बैंगन भरता की मांग बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे ये शराब छोड़ने वाले जादुई बैंगन भरता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बबलू के जादुई बैंगन भरता की वजह से शराब की दुकान नहीं चल पा रही थी। बहुत नुकसान हो रहा था। साहब, दुकान तो नहीं चल रही, शराब बिक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों?
अचानक से ऐसा क्या हो गया कि शराब बिक पाना मुश्किल हो गया है? अभी तक तो सब सही चल रहा था। साहब, हमारी शराब की दुकान के पास ही जो झोपड़ी है बबलू की, उसमें वो बैंगन का भरता बेचता है। पता नहीं सभी लोगों को उसके बैंगन के भरते से कौन सा प्यार हो गया है कि वो शराब ही भूल गए। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? हैं? बैंगन के भरते की वजह से लोग शराब को भूल जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मालिक, आप मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं कौन सा जादू वो चला रहा है। मैं नहीं मानता ये सब। मैं खुद जाकर बात करता हूँ बबलू से। अगर ऐसा ही है तो मैं बैंगन का भरता बेचना ही बंद करवा दूंगा, समझा? हाँ मालिक, अगर ऐसा होता है तो हमारी दुकान जरूर चल जाएगी। शराब दुकान का मालिक खुद बबलू से बात करने आता है। अरे बबलू, तुम बैंगन का भरता बेचना बंद कर दो। मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ, मगर तुम ये बेचना बंद कर दो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इतना पैसा ऑफर दे रहा हूँ और तुम ये क्या कह रहे हो? माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। शराब दुकान का मालिक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। बबलू के पिताजी भी शराबी थे। बबलू को पता था अगर घर में कोई शराबी होता है तो घर वालों की क्या हालत होती है। इसलिए बबलू बैंगन का भरता बेचना जारी रखता है और जिसको जिसको बैंगन का भरता चाहिए होता बबलू उन्हें दिया करता था। अब शराब की दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है। एक भी ग्राहक वहां मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन बबलू की दुकान पर हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। जिले में राजस्व की जरूरी बैठक चल रही थी। जिले के कलेक्टर वहां मौजूद थे। ये सिमगा गांव से शराब का राजस्व अचानक इतना कम कैसे हो गया? उस जगह पे लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। ये कैसे हुआ वहाँ पे? लोगों का कहना है कि वहाँ किसी जादुई बैंगन भरते को खाकर लोगों ने शराब छोड़ दिया। ये तो अचरन है, मतलब सिमगा गांव नशा मुक्त हो गया। ऐसा बोल सकते हैं महाशय। मुझे उस जादुई बैंगन भरता बनाने वाले से मिलना है, शीघ्र प्रबंध करवाइए। जी महाशय। कलेक्टर का काफिला सिमगा गांव की तरफ निकलने को तैयार हो जाता है। बबलू की दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी थी। कलेक्टर पहली बार गांव में पधारे थे। तुम्हें हम सम्मानित करेंगे, तुमने गांव को शराब मुक्त कर दिया। सर जी, इस सम्मान के लिए आपका आभारी हूँ मैं। दरअसल मुझे भी नहीं मालूम कि इस बैंगन के भरते में कौन सा जादू है, ना मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हाथों में कोई जादू है या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा बैंगन का भरता खाने वाले लोग शराब से दूर हैं। मुझे बस इसी बात की यहाँ खुशी है। आप सबके कृपा से इस बात का अगर ज्यादा प्रचार होगा तो ज्यादा लोग इस जादुई बैंगन के भरते को शराब से मुक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रामनाथ की सोच थी कि भले ही पैसा थोड़ा ही कमाओ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से ही कमाओ। रामनाथ का एक दोस्त था जतीन। वो शहर में रहकर काम करता था, मगर कुछ दिनों की छुट्टी में वो गांव आया था। अरे भाई रामनाथ, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? हाँ भाई, सब भगवान की कृपा है, सब सही से चल रहा है। अच्छा है, मेरी छुट्टी थी तो सोचा गांव घूमने आ जाओ। हाँ भाई, सही किया। मुझे तो आज भी याद है कैसे हम दोनों हर रोज सुबह शाम चाय पीने साथ जाते थे। सही कहा, वो सब तो पुराने दिन हो गए। उस वक्त तक तो ना मेरी शादी हुई थी और ना ही तेरी। चल कोई बात नहीं, इधर कुछ दिनों के लिए आया हूँ ना, चलेंगे चाय पीने। जतीन सुबह सुबह रामनाथ की खेती पर आ जाता था और रामनाथ से बातें किया करता था। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोलना। तू अपनी जिंदगी में कितना खुश है, किसी बात की तुझे चिंता नहीं। ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए भाई। भाई तू भी तो शहर में काम कर रहा है, वहाँ तो तू अच्छे पैसे कमा रहा होगा।
नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जानता है, मुझे तो लगता है तू यहाँ रहकर मुझसे ज्यादा ही कमा लेता होगा। छोड़ भाई, इन सब बातों में क्या रखा है। चल घूमने चलते हैं। रामनाथ घर वापस आता है। सुनिए, कल सुबह दूध देने जाइएगा तो ये अचार और पापड़ भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। कुछ लोग और बढ़ गए हैं अचार पापड़ के लिए। चलो, ये तो अच्छी बात है, सभी ने पैसे दे दिए हैं। हाँ हाँ, कल ही मिल गए थे। आप बैंक जाकर इसे जमा कर दीजिएगा। अगले दिन लोगों को दूध और अचार पापड़ देने के बाद रामनाथ पैसे बैंक में जमा करने जा रहा था कि तभी रास्ते में जतिन मिलता है। भाई कहाँ जा रहा है? अरे, नैना को अचार पापड़ के पैसे मिले हैं, बस वहीं बैंक में जमा करने जा रहा हूँ। वाह भाई, सही है तेरा तो। भाभी जी भी कमाती है। चल ठीक है, मिलते हैं शाम में। कुछ दिनों बाद जतिन वापस शहर आ जाता है। इधर रामनाथ अपने काम में लग जाता है। मगर कुछ ही महीनों बाद जतिन वापस गांव आता है, क्योंकि अब उसके पास शहर में कोई काम नहीं था। जतिन गांव आकर यही कुछ काम करने का सोचने लगता है। देखना भाई, अचानक क्या हो गया। अब तो मेरे पास कोई काम नहीं। थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ इससे ही कुछ काम यहीं शुरू कर देता हूँ। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। जतिन गांव में ही कुछ नया काम करने के लिए शुरुआत तो करता है, मगर उसका कोई भी काम सही से नहीं चल रहा था। मैं कितना परेशान रहता हूँ काम को लेकर, लेकिन रामनाथ तो छोटे मोटे काम करके भी कितना खुश रहता है और पैसे भी अच्छे कमा लेता है। सब अपना अपना नसीब है। जतिन अक्सर रामनाथ से मुलाकात किया करता था और घंटों बातें भी किया करता था। एक दिन अचानक एक आदमी रामनाथ के घर आता है। आप कौन? आपको क्या काम है? मैं सेठ जी का आदमी हूँ। उन्होंने कहा है उन्हें तुम्हारी जमीन चाहिए। मेरी जमीन? मगर क्यों? अब से सेठ जी का काम वहाँ होगा और उसके बदले वो थोड़ा अनाज तुम्हें दे देंगे। कल से ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अरे मगर मेरे पास तो वही है जिसके सहारे मैं थोड़े पैसे कमाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? वो सब हमें नहीं पता। रामनाथ बहुत दुखी हो जाता है। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं। मतलब हमारी जिंदगी नहीं है क्या? सब इन लोगों का ही है। अरे, ये लोग चाहते हैं सभी इनसे नीचे ही रहे, किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते हैं। रामनाथ गाय का दूध बेचने लगता है और नैना अपने अचार पापड़ का काम जारी रखती है। तभी एक दिन वापस से वही आदमी रामनाथ के घर आता है। अब क्या हुआ? अब क्या सोचते हो आप लोग? सुनो, ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत करना। सेठ जी को तुम्हारे गाय चाहिए। क्या? अब उन्हें मेरी गाय भी चाहिए? हाँ, तुम्हारी गाय लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, तुम लोगों के जरूरत के अनुसार हर रोज दूध मिल जाएगा। रामनाथ की गाय भी चली जाती है। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप हमसे? एक आखिरी सहारा था, वो भी छीन गया। ये बहुत गलत कर रहे हैं सेठ जी। क्या बोलूं नैना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ये सब क्या हो रहा है? सुनिए, आप चिंता मत कीजिए। हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। वैसे भी अचार पापड़ के ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। हमें कुछ और करना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। हम रगड़ा चाट बनाकर बेचते हैं और वो हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, यही करते हैं। अगले ही दिन से रामनाथ और नैना रगड़ा चाट का ठेला लगा देते हैं। लोग रगड़ा चाट खाने आने लगते हैं। वाह, ये रगड़ा चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। एक काम कीजिए, अब यही काम जारी रखिए। रामनाथ का ये काम भी चलने लगता है। नैना और रामनाथ दोनों मिलकर चाट बेचा करते थे और धीरे धीरे अच्छे पैसे भी कमाने लगते हैं। हर रात नैना सफेद मटर भिगोकर रख देती थी और सुबह रामनाथ और नैना दोनों मिलकर बाकी सामान तैयार करते थे। सुनिए, देखिए तो जरा, मटर गायब है। क्या? अब मटर कौन चुरा कर ले गया? ये क्या हो रहा है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। थोड़ा कुछ अच्छा होने लगता है, फिर सब खराब हो जाता है। मटर के साथ साथ बर्तन भी ले गया चोर। अब आज तो चाट का ठेला लग ही नहीं पाएगा। माँ ने एक बर्तन दिया था,
वो दादी जी ने माँ को दिया था। वो थोड़ा बड़ा भी है तो उसमें ही मटर भिगोकर रख दूंगी। ठीक है, और आज रात में ध्यान रखूंगा कोई चोरी ना हो। रामनाथ पूरी रात मटर की रखवाली करता है। अगली सुबह दोनों वापस से रगड़ा चाट का ठेला लगा देते हैं। अरे नैना, मटर तो खत्म हो गए, लेकिन ग्राहक तो अभी भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, अब कल से इसमें से भी ज्यादा सफेद मटर भिगोकर रख दूंगी। नैना रात के वक्त मटर भिगोने लगती है। ओहो, इस थैली में बहुत कम मटर है, दूसरी लेकर आती हूँ। नैना थोड़ी मटर पानी में डालकर दूसरी थैली लेने जाती है। जब वापस आती है तो देखती है पूरा बर्तन सफेद मटर से भरा हुआ था। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? मैं तो थोड़ा सा मटर डालकर गई थी, इसमें तो ढेर सारे मटर आ गए। रामनाथ भी ये देखकर हैरान था। शायद इस बर्तन का कमाल है। नैना, वापस से यही करके देखो। नैना सारे मटर निकाल लेती है और वापस से थोड़ा सा मटर बर्तन में डालती है। तुरंत पूरा बर्तन मटर से भर जाता है। चलो नैना, चाट का ठेला लगाते हैं। आज रगड़ा चाट का स्वाद थोड़ा अलग ही था। जितने भी ग्राहक आ रहे थे सभी चाट की बड़ाई कर रहे थे। भैया, आपका चाट खाकर तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। क्या स्वाद है इसका! ऐसा लगता है मुंह में जाते ही कोई जादू हो रहा है। वाह, मजा आ गया भैया। धीरे धीरे बहुत ग्राहक जुड़ने लगते हैं। रामनाथ और नैना के मटर के पैसे बच जाते थे, क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा मटर डालते ही ढेर सारे मटर मिल जाया करते थे। एक रात रामनाथ काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। नैना पहले ही घर जा चुकी थी। रास्ते में रामनाथ को सेठ जी दिखते हैं। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रुकिए सेठ जी, मैं मदद कर देता हूँ, अभी निकल जाएगी गाड़ी। रामनाथ सेठ जी की मदद करता है। सेठ जी गाड़ी से बाहर आते हैं। अरे, तुम रामनाथ हो ना? जी सेठ जी। तुम्हारी ही जमीन और गाय ली है ना हमने। जी सेठ जी। फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या करूं, तकलीफ में नहीं देख पाता किसी को। रामनाथ से थोड़ी देर बात करने के बाद सेठ जी को बहुत बुरा लगा। रामनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। मैंने जो भी किया वो किसी के कहने पर किया। किसके कहने पे? जतिन के कहने पे। उसने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला। ये सुन रामनाथ हैरान रह जाता है। नहीं, जतिन ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दरअसल वो तुमसे जलता था। उसने बताया था कि वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, मगर उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और तुम बड़े ही आराम से ढेर सारे काम कर रहे हो और साथ ही साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। इसका मतलब आज तक हमारे साथ जो भी हो रहा था वो सब जतिन की वजह से? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी गाय। तुम कल ही मेरे घर आकर अपनी गाय को ले जाओ। रामनाथ जतिन के बारे में ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है और नैना को सारी बातें बताता है। अगले दिन जतिन से मिलकर सवाल पूछने आता है तो पता चलता है वो शहर जा चुका है और वापस कभी नहीं आएगा। इस वजह से वो लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे। आज कुछ पैसे कमा कर लाए हो या आज भी हमें उपवास रखना पड़ेगा? आज तो कोई भी काम नहीं मिला। हे भगवान, मैंने किस मनहूस घड़ी में तुमसे शादी कर ली। जाती हूँ पड़ोस से कुछ मांग कर लाती हूँ खाने को। क्या हो गया पिताजी? कुछ नहीं बेटा, मैं कैसा पिता हूँ कि अपने बेटे को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था और फिर एक दिन आनंद का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पैर खराब हो जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हो गया? कंगाली में आटा गीला हो गया, और क्या होगा? चलो बहन, अपने घर चलो। अब इनके बस का नहीं है कि ये कुछ भी कर पाए तुम्हारे लिए। चलो बेटा बबलू। अरे पवन, कहाँ ले जा रहे हो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को? अपने घर ले जा रहा हूँ। मैं अपनी बहन और भांजे को ऐसे भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। जब इस काबिल हो जाना कि इन लोगों का पेट भर सको तो ले जाना वापस। पर मेरी बात तो सुनो।
आनंद रोता रह जाता है और पवन अपनी बहन और भांजे को अपने साथ ले जाता है। हे भगवान, तू मुझे किस जन्म के पापों का सजा दे रहा है। मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इससे अच्छा तो ये है कि मुझे अपने पास तो बुला ले। अरे घर में कोई है क्या? कौन है? कुछ खाने पीने को दे दो साहब। तुम मेरी और मेरे घर की हालत देखो। मेरा हाल तुमसे जुदा नहीं है। पर कम से कम तुम्हारे बदन पर कपड़े तो हैं। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। हो सके तो कुछ कपड़े ही दे दो। अच्छा ठीक है, इधर आओ, यहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, ये ले लो और ये मेरी चप्पलें भी ले लो, क्योंकि अब मेरे पैर खराब हो चुके हैं। मैं चल तो सकता नहीं, तो क्या करूँगा इनका। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जैसे तुम मरने वाले हो? अंदर से तो मर ही चुका हूँ, बस शरीर जिंदा है। मेरे जीवन में जीने लायक कुछ नहीं बचा है। तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। वो भिखारी ये बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब आनंद पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है कि उसकी चप्पलें रखी हुई है और वो पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही है। अरे, वो भिखारी तो ये चप्पलें ले गया था, तो फिर ये वापस कैसे आ गई? तुमने उस भिखारी की इतनी मदद करी, इसीलिए भगवान ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। हम जादुई आइसक्रीम चप्पलें हैं। क्या ये चप्पल सचमुच बोल रही है या मेरा दिमाग खराब हो गया है? हम सचमुच बोल रहे हैं, क्योंकि हम जादुई चप्पल आइसक्रीम हैं और हम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आनंद को इन सारी चीजों पर यकीन नहीं होता है, पर फिर भी वो कहता है, काश मेरे पैर ठीक हो जाएं, ताकि मैं मेहनत करके पैसे कमा सकूं और अपनी पत्नी और बच्चे को वापस ला सकूं। उसके इतना कहते ही वो जादुई चप्पल आइसक्रीम उसके मुंह के पास आती है और वो उसकी एक बाइट लेता है और बाइट लेते ही उसके दोनों पैर एकदम ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। मेरे पैर ठीक हो गए। अब मैं कुछ खा लूं, फिर बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ। आनंद उस जादुई चप्पल आइसक्रीम से खाने को कुछ मांगता है और फिर काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। वो अंकल बहुत बुरे हैं। अरे क्या हो गया बेटा? यहाँ मेला लगा हुआ था, पर एक बिजनेसमैन अंकल आए। उन्होंने कहा ये मेरी जमीन है, यहाँ से मेला हट गया। तुम्हें मेला चाहिए है? हाँ, हमें मेला चाहिए। जादुई चप्पल आइसक्रीम, क्या तुम इन लोगों के लिए एक बढ़िया सा मेला लगा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। जादुई चप्पल आइसक्रीम हवा में उड़ती है और एक बहुत बड़े से आइसक्रीम थीम पार्क का रूप ले लेती है। वो आइसक्रीम थीम पार्क जमीन पर नहीं बल्कि हवा में था। उस तक जाने के लिए एक लंबी सीढ़ी भी थी। अरे बाप रे! वाह, ये तो आइसक्रीम वाला पार्क है। थैंक यू अंकल, आपके पास तो जादू है। वो बच्चे खुशी खुशी उस आइसक्रीम थीम पार्क में चले जाते हैं। बाकी जिन लोगों ने मेले में दुकान लगाई थी वो भी उस पार्क में आकर दुकानें लगाने लगते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना मैं भी इसी थीम पार्क में आइसक्रीम की दुकान लगा लूं? ये सोचकर वो जादुई आइसक्रीम की मदद से एक आइसक्रीम की दुकान खोल लेता है और आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने लगता है। मुझे तो लगा था हमारा धंधा चौपट हो गया है। तुम्हारे जादू ने हमारा काम बना दिया। हाँ, और मेरा भी काम बन गया। कुछ दिन तक वो थीम पार्क ऐसे ही लगा रहता है और वो लोग खूब कमाई करते हैं। फिर एक दिन आनंद सोचता है, अब तो मेरे पास जादू भी है और अच्छी कमाई भी हो रही है, तो क्यों ना मैं रंगिनी और बबलू को जाकर वापस ले आऊं? ये सोचकर वो अपनी ससुराल जाता है और रागिनी और बबलू को वहाँ से लेकर आ जाता है। पर उनके साथ रागिनी का भाई पवन भी आता है, क्योंकि उसे आनंद की बात पर यकीन नहीं था। देखिए, अब मेरे पास सब कुछ है।
मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ। अरे वाह, आपकी तो लाइफ ही बदल गई और आपके पैर भी बिल्कुल ठीक है। इस जादुई आइसक्रीम चप्पल ने तो सचमुच आपके लिए बहुत कुछ किया है। मुझे भी पार्क में जाना है। हाँ बेटा, चला जा। आनंद को लगता है अब तो सब कुछ सुधर गया है, लेकिन तभी पवन कहता है, इसमें तुम्हारा मेहनत कहाँ है? ये सब तो जादू है। अगर कल को जादू खत्म हो गया तो तुम क्या करोगे? पर जादू क्यों खत्म होगा भला? अरे जैसे ये जादू आया है वैसे जा भी सकता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं अपनी बहन को यहाँ जादू के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तुम अगर अपनी मेहनत से कुछ करो तभी छोड़ूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बहन, तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति मेहनत करे? हाँ हाँ, चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही से इस जादुई चप्पल आइसक्रीम का सहारा छोड़ दूंगा और आइसक्रीम का ठेला लगाना शुरू करूंगा। आनंद चप्पल आइसक्रीम से अपना सारा जादू खत्म करने को और वहाँ से जाने को कहता है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अब। जरूरत है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सहारे रहा तो मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम मुझे आइसक्रीम बनाना सिखा दो और जाओ यहाँ से। जादुई चप्पल की आइसक्रीम आनंद को आइसक्रीम बनाना सिखा देती है। वो अगले ही दिन आइसक्रीम का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उससे उसकी खूब कमाई होती है, क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार की वजह से अब सब उसे बहुत पसंद करते थे। हाँ, ये हुई ना बात, मैं यही चाहता था। धन्यवाद साले साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं जीवन भर जादू के सहारे बैठा रहता। ठीक है, मैं चलता हूँ। आते रहना भैया। हाँ मामा, आना और मेरे लिए चीज लाना। हाँ, जरूर। पवन वहाँ से चला जाता है और आनंद अपनी मेहनत से अपना घर चलाता है और खुशी खुशी रहता है।